एक राज्य, 12 जिले और 1,17,000 से ज्यादा लोग जिनके घरों में अभी पानी घुसा हुआ है। ये कोई पुरानी खबर नहीं है दोस्तों, ये आज अभी आसाम में हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हजारों हेक्टेयर फसल पानी में डूब चुकी है और अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि इस बार कितना नुकसान हुआ, सवाल ये है कि हर साल बार बार यही कहानियां क्यों दोहराई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम बात करेंगे आसाम की इस बाढ़ की कि हालात कितने गंभीर है, इसके पीछे की वजह क्या है और सरकार की तैयारी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब तक राज्य के 12 जिलों में 1,17,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक हफ्ते के भीतर तेजी से बढ़ा है। 14 जुलाई को यह संख्या सिर्फ 37,000 के आसपास थी और 19 जुलाई तक यह 57,000 पार कर गई थी, यानी कुछ ही दिनों में यह संख्या 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ इसकी सहायक नदियां जैसे देसांग और देखो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। धेमाजी, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, शिवसागर, झरोद, तिनसुकिया जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सैकड़ों गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। अब तक इस सीजन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ताजा मौत शिवसागर जिले में अमगुरी इलाके में हुई। राहत शिविरों में सैकड़ों लोग रह रहे हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सबसे चिंता वाली यह बात है कि आईएमडी ने अगले 2-3 दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है, यानी हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ने की आशंका है। हर साल यही कहानी क्यों? अब यहाँ एक सवाल आता है, असम में बाढ़ कोई नई बात नहीं है। हर मानसून में यही तस्वीरें दोहराई जाती है। 2022 में सिलचर में आई बाढ़ ने पूरे शहर को 11 दिनों तक पानी में डुबो दिया था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 2024 में भी अकेले असम में 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर यह चक्र टूटता क्यों नहीं? इसकी पहली वजह है भौगोलिक बनावट। असम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियां हर मानसून में भारी मात्रा में पानी लेकर आती है और नदियों के किनारे बसे इलाकों में यह पानी तेजी से फैल जाता है। दूसरी वजह है भूटान के कुरिचू डैम से छोड़ा जाने वाला पानी, जो कई बार बिना पहले से चेतावनी के छोड़ा जाता है और नीचे के इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात बना देता है। यह मुद्दा पिछले कई सालों से उठता रहा है, लेकिन इस बार कोई स्थायी समाधान अब तक सामने नहीं आया। तीसरी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर साल पुल टूटते हैं, सड़कें बहती हैं, सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त होती हैं। हाल ही में धेमाजी जिले में एक बड़े रेलवे पुल का हिस्सा नदी के किनारे कटाव की वजह से ढह गया था। यह दिखाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वह इस पैमाने की बाढ़ झेलने के लिए तैयार नहीं है। और चौथी वजह है योजना और तैयारी की कमी। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ राहत कार्यों पर ध्यान देना काफी नहीं है, असली जरूरत है बाढ़ आने से पहले की तैयारी की, जैसे बांधों की मरम्मत, नदी के किनारों के इलाकों में बेहतर ड्रेनेज और समय पर चेतावनी सिस्टम। लेकिन यह सारा काम हर साल बारिश शुरू होने के बाद ही याद आता है। एक पांचवी वजह भी है जिस पर बात कम होती है, जलवायु परिवर्तन का असर। पिछले कुछ सालों में मानसून का पैटर्न पहले जैसा नहीं रहा। पहले बारिश एक तय समय पर एक तय मात्रा में आती थी, जिससे नदियां और ड्रेनेज सिस्टम उस हिसाब से डिजाइन किए जा सकते थे। लेकिन अब बारिश अचानक बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। यही वजह है कि अब हर साल के आंकड़े पिछले साल से अलग दिखते हैं। कभी 37,000 लोग प्रभावित होते हैं तो कुछ ही दिनों में ये संख्या 1.5 लाख पार कर जाती है। यानी पुराने फ्लड मैनेजमेंट मॉडल अब इस नए पैटर्न के आगे कमजोर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा नदी के किनारे बसे इलाकों में लगातार बढ़ती आबादी भी एक बड़ी वजह है। जो जमीन पहले सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल होती थी, वहां अब घर और छोटे कस्बे बस चुके हैं। जब नदी अपने तय रास्ते से बाहर बहती है तो सबसे पहला असर इन्हीं इलाकों पर पड़ता है, क्योंकि यह जमीन असल में नदी के बाढ़ का क्षेत्र का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि 2022 और 2024 दोनों साल की बाढ़ के बाद कमेटीज बनाई गई थी, जिनका काम था दीर्घकालीन समाधान सुझाना। लेकिन ज्यादातर सिफारिशें कागजों तक ही सीमित रह गई। न बांधों की मरम्मत का काम पूरा हुआ, न ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड हुआ। यही वजह है कि जब भी अगला मानसून आता है, वही पुरानी कमजोरियां फिर सामने आ जाती हैं। बस आंकड़े हर बार थोड़े अलग होते हैं, कहानी वही रहती है। अब बात करते हैं जवाबदेही की। हर साल जब बाढ़ आती है, सरकार राहत सामग्री भेजती है, रेस्क्यू टीम्स तैनात होती हैं और बयान आते हैं कि हालात पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जो सवाल हर साल अनुत्तरित रह जाता है वह यह है कि दीर्घकालीन समाधान कहाँ है। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले भी कह चुके हैं
कि बाढ़ की समस्या सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित भी है, खासकर जब बात नदी के किनारे अवैध निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम की गड़बड़ियों की आती है। लेकिन जब भी यह मुद्दा उठता है, यह चुनावी बयानबाजी तक सीमित रह जाता है। जमीन पर ठोस काम कम ही दिखता है। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की शिकायतें यह है कि जो राहत मिलती है वह अक्सर देर से ही पहुंचती है और जो नुकसान का मुआवजा तय होता है वह असल नुकसान के मुकाबले बहुत कम होता है। हर साल फसल डूबती है, मवेशी बहते हैं, घर टूटते हैं, लेकिन किसान और आम लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं जब असली मदद की जरूरत होती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि असम की बाढ़ का असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहता। हर साल बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं। फसल का नुकसान राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ता है, खासकर पानी जनित बीमारियों के मामले में। असम में हर साल बाढ़ के बाद जो पैटर्न दोहराया जाता है वह भी गौर करने लायक है। पहले हफ्ते में तेजी से हालात बिगड़ते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती है, नेता दौरा करते हैं, मुआवजे का ऐलान होता है, फिर धीरे धीरे पानी उतरता है, हेडलाइन गायब हो जाती है और अगले मानसून तक यह मुद्दा पूरी तरह भुला दिया जाता है। यही वजह है कि जवाबदेही तय करने वाला कोई स्थायी तंत्र भी बन नहीं पाता, क्योंकि जब तक अगली बार आती है पिछली बार का हिसाब किताब मांगने वाला कोई नहीं बचता। एक और अहम पहलू ये भी है कि असम की बाढ़ सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सुरक्षा से भी जुड़ा है। जब सड़कें और पुल टूटते हैं तो उसका असर सेना की आवाजाही, सीमा पार व्यापार और बॉर्डर एरियाज में राशन सप्लाई तक भी पड़ता है। यानी यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी बन जाता है, जिस पर उतनी गंभीरता से चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जब तक सेंटर और स्टेट के बीच फंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर स्पष्ट रोड मैप नहीं बनता, तब तक हर साल यही ब्लेम गेम चलता रहेगा। राज्य सरकार कहेगी कि केंद्र से पर्याप्त फंड नहीं मिला और केंद्र कहेगा कि राज्य से जो फंड मिला उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ प्रकृति की मार है या फिर हर साल यही कहानी इस बात का सबूत है कि सही तैयारी और दीर्घकालीन योजना की कमी है? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक हर मानसून में यही तस्वीर दोहराई जाती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी असम की मौजूदा बाढ़ की पूरी तस्वीर। हालात अभी भी गंभीर है और अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी दी गई है। असली सवाल सिर्फ इस साल के नुकसान का नहीं बल्कि ये है कि आने वाले सालों में ये चक्र टूटेगा कैसे। आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ प्रकृति की मार है या फिर सरकार की तैयारी में कमी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बैठक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।